हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। स्टार्ट करेंगे पूरी हफ्ते भर की खबरों का रिवीजन। ठीक है, और जो नई खबर मिलेंगी उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। वैसे ज़्यादातर आज आपकी जो न्यूज़ है वो पढ़ी हुई है हमने। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये प्रश्न, चूंकि हिंदी दिवस हमारे देश में 14 सितंबर को मनाया जाता है, सितंबर का महीना है, इसीलिए बच्चे करंट से रिलेटेड तो है, लेकिन ये प्रश्न आपका स्टैटिक में भी बनेगा। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में भी आपको पूछा जा सकता है। पहला है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है कि भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, इसीलिए हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आपका, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को अनुच्छेद 343 के तहत केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है। अब देखिए बच्चे, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, हम लोग का बहुत बार जो है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत बार एक शब्द इस्तेमाल करते हैं राष्ट्रीय भाषा का, नेशनल लैंग्वेज। हमारे देश में, हमारे संविधान में किसी भी प्रकार की भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, और वो भी किसका, वो भी सिर्फ आपका केंद्र सरकार का। राज्यों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उन पर डिपेंड करती है कि वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज किसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, अधिकतर जो उत्तरी भारत के राज्य हैं, उत्तर भारत के, उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, लेकिन दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में वो अपने स्टेट में जो ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है उसे ही रखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 343 है ये हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा तो देता है, लेकिन सिर्फ किसकी, केंद्र सरकार की। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 343। तो दोनों ही स्टेटमेंट, इसमें पहला भी आपका सही है, इसमें आपका दोनों भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, नागरिक विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए, उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए और नागरिक विमानन क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा घोषणा पत्र अपनाया गया है, डिक्लेरेशन अपनाया गया है। तो पहले तो ये याद रखना है आपको कि 2024 में 2024 में जो सिविल एविएशन के ऊपर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है, ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसे ज्वाइन किया था। ठीक है, और इसे इनोग्रेट भी किया था। तो दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। दूसरा बच्चे, जो यहाँ पे घोषणा पत्र, यानी कि जिन जिन देशों ने यहाँ पे हिस्सा लिया होगा, उन्होंने सिविल एविएशन की दुनिया में कुछ डेवलपमेंट करने को लेकर के, कुछ कॉपरेशन करने को लेकर के, कुछ आपके इनोवेशन करने के लिए, क्या सॉल्यूशन करने को लेकर के क्या किया है, कुछ नियमों पे जो है साइन किया है। और उस डिक्लेरेशन को क्या कहा गया है, उस डिक्लेरेशन को कहा गया है आपका दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसे दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है, दिल्ली घोषणा पत्र। अगला है, रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, रंगीन मछली। मैंने आपको कहा था ना, अगर आप मछली पालन, मत्स्य पालन से रिलेटेड हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये होने वाला है ना। तो मत्स्य पालन बचिए आपका, जिससे कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति भी स्टार्ट हुई थी इससे रिलेटेड। ये है आपका ब्लू रिवोल्यूशन, है ना। जो नीली क्रांति हुई थी ये किस लिए हुई थी, ये हुई थी आपकी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए। तो फिलहाल ये जो रंगीन मछली है ये भी उसी प्रकार का है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, और इस मोबाइल एप्लीकेशन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो मत्स्य पालन में एंटरप्रेन्योर हैं, जो मत्स्य पालन से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, फिशरीज में बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए मछलियों की पूरी जानकारी, ठीक है, कौन सी मछली कौन सी ब्रीड की होती है, उसके लिए जो है आपका पालने के लिए उसके जो है सही इन्वायरमेंट कैसे दिया जाता है, मतलब हर प्रकार की जो है यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका संबंध किससे है, ये है आपका मछली उत्पादन का प्रबंध करना। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे, किस तरीके से आपका क्या बनाया गया है, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। अगला है, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, क्योंकि अब बच्चे पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया है, तो ये सिर्फ एक साल के लिए नहीं, अभी जो है 1-2 सालों के लिए जो है आपका ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगी कि पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी हुआ करती थी, राजधानी तो यही है, बस जगह का नाम बदल लिया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर का जो नया नाम रखा गया है, इसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम क्या रखा गया है बच्चे, ये आपको याद रखना है। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रखा है, देखिए, श्री रामपुरम है, विक्रमादित्य नगर है, श्री विजयपुरम है, या फिर भारतपुरम है। तो ये है श्री विजयपुरम। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी, इसका नाम हो गया है चेंज। अगला है, राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सबसे पहले है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंजीनियर्स डे मनाने की घोषणा
कब की गई थी? 1968 को की गई थी, ठीक है। दूसरा है कि ये जो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस के दिन पे, ठीक है। तो ये जो इंजीनियर्स डे है एम विश्वेश्वरैया की जन्मदिवस के दिन पे मनाया जाता है, उनके बारे में है कि जो एम विश्वेश्वरैया थे ये एक सिविल इंजीनियर थे। सिविल इंजीनियरिंग में उनके योगदान के लिए उन्हें 1955 में भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो बच्चे इसमें भी आपकी दोनों ही बातें सही हैं। याद रखिएगा कि भारत सरकार ने 1968 में पहली बार इंजीनियर्स डे मनाने की घोषणा की थी, जिसे आप अभियंता दिवस कहते हैं। और दूसरा है कि एम विश्वेश्वरैया जिनके जन्म दिवस को भारत में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है, इनके बारे में है ये एक सिविल इंजीनियर थे, ठीक है, सिविल इंजीनियर थे। और इन्होंने 1955 में क्या रिसीव किया था? नोबेल प्राइज जो है, सॉरी भारत रत्न जो है आपका रिसीव किया था, ठीक है। तो इसमें भी आपकी क्या है? दोनों ही सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है बवेरियन नॉर्डिक एएस के द्वारा विकसित किया गया एम्पॉक्स वैक्सीन, जिसे कि हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसे अप्रूवल दिया गया है, इसका नाम बताइए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पॉक्स का बच्चे काफ़ी समय हो गया है कि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं तैयार की गई थी, तो अभी जो है दुनिया में पहले ऐसी वैक्सीन आई है जिसे कि मंजूरी दी गई है WHO के द्वारा। तो WHO ने जो है इसे मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी ये मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा। अभी पहले क्या होगा? WHO के जो सेंटर्स हैं वो इसे खरीदेगा, उसके बाद में जो है ये आपका चुनिंदा हॉस्पिटल्स में इसे क्या किया जाएगा? सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका जिनियोस, ठीक है, याद रखिएगा। ये किस चीज़ का वैक्सीन है? ये है आपका एमपॉक्स का वैक्सीन। एमपॉक्स का जो पुराना नाम था वो था मंकी पॉक्स, लेकिन WHO ने एमपॉक्स का मंकी पॉक्स का जो नाम है वो एमपॉक्स का रख दिया था, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा 87.86 मीटर के साथ में किस स्थान पर रहे थे? ये आपके कौन से स्थान? पिछले साल तो पहले नंबर पे थे, इस बार 2024 में जो है आपके ये सेकंड प्लेस पे है, ठीक है। तो याद रखिएगा डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा जो है दूसरे स्थान पर रहे हैं। कितना थ्रो किया था इन्होंने? 87.86 मीटर। अगला है किस वन्यजीव अभ्यारण्य में एक दुर्लभ का मतलब है रेयर, ठीक है, गोबर भृंग प्रजाति ओनिटिस बोडाटी की पहचान की गई है? देखिए बच्चे, आप लोगों ने बीटल्स तो देखे ना, डंग बीटल्स जो कि गाय के गोबर में अधिकतर मिलते हैं ना, जो बीटल्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका ओनिटिस बोराडिटी है, ओनिटिस बोडाटी है, ये एक बीटल की प्रजाति है और ये जो है पहली बार मिला है बच्चे, ठीक है। ये जो रेयर स्पीसीज है ये पहली बार मिली है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे मिली है। ये जो आपका नेशनल पार्क है, इसका नाम पूछा जा सकता है कि ये नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है। तो ये जो आपका नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? ये है आपका मेघालय में, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा, मेघालय में है। इसका नाम है आपका नोंग खिल्यम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नोंग खिल्यम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका जो है मेघालय में है। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये जो गोबर भृंग यानी कि बीटल की जो प्रजाति है ओनिटिस बोडाटी, इसकी पहचान की गई है। अगला प्रश्न है किस देश ने चमारन 1 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? यहाँ पे थोड़ा सा आपका प्रोनाउंसिएशन इन्होंने गलत कर दिया है। ये बच्चा आपका चामरन है, ठीक है। चामरन एक सैटेलाइट का नाम है और ये इस सीरीज़ का पहला सैटेलाइट है। इनमें से किसी देश ने क्या किया है? इसे प्रक्षेपित किया है, ठीक है, भेजा है आसमान में। तो ये देश बच्चे ईरान, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ईरान ने अगर सैटेलाइट भेजा है तो उसे हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बच्चे एक तो ईरान जो है हमारा पड़ोसी है, दूसरा जो है एक एशियन कंट्री है। और ये बात है कि एशियन कंट्रीज़ में आप लोग अगर देखें, अगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें या फिर भारत वाले क्षेत्र को छोड़ दें, तो अधिकतर जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में जो यहाँ की एशियन कंट्री है ना, देखिए रसिया है, आपका चाइना है ना, बड़े बड़े देश तो हैं बच्चे बहुत आगे, लेकिन अधिकतर जो आपकी खाड़ी वाली कंट्री है ना, ये आप ही क्या है इतने आगे नहीं है। तो ईरान के जो न्यूज़ है ईरान के बारे में जो है ये ऑलरेडी जो है पिछली बार RRB JEE ने पूछा था, ठीक है। इसीलिए मैंने इसे रख लिया है यहाँ पे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि चमारन जो है ये एक सैटेलाइट है, ये किसने लॉन्च किया था? तो याद रखिएगा ये आपको ईरान ने लॉन्च किया था। ईरान की अगर हम बात करें, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, तो ईरान बच्चे आपका आता है खाड़ी देशों में, ठीक है। इसके अड़ोस पड़ोस में कौन कौन है? इसके अड़ोस पड़ोस में एक आपका कुवैत है, एक आपका सऊदी अरेबिया है, इधर की तरफ आपका इराक है, उत्तर की तरफ आप लोग देखेंगे तो अर्मेनिया है, ठीक है, अजरबैजान है, उधर तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है और ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है। तो पड़ोसी देश है हमारा, ठीक है। और पड़ोसी देश के द्वारा ये सैटेलाइट जो है पहली बार लॉन्च किया गया है।
अगला है भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर CIIGBC, इसके राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार किसने जीता है? राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था, इनमें से कोई एक कंपनी है और इस कंपनी का नाम अब आपको याद रखना है, इसका नाम है RINL। RINL का मतलब है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है कर्मा त्योहार या फिर करम त्योहार, जिसे कि कर्मा के नाम से भी जाना जाता है, ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है? ये तो आपको याद ही रखना है बच्चे कि ये झारखंड में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको ये भी याद रखना है कि जो कर्मा त्योहार है ये जो है किसकी पूजा यहाँ पे की जाती है? तो बेसिकली जो है आपका यहाँ पे पृथ्वी को पूजा जाता है, ठीक है, पृथ्वी की पूजा यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आपका पृथ्वी को पूजा जाता है, ठीक है, तो याद रखना है आपको पृथ्वी को या फिर नेचर को यहाँ पे पूजा जाता है। झारखंड में जो है आपको ये मनाया जाता है। अगला है किस कंपनी ने अपनी डिजिटल परिवर्तन पहल डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट डाइव का समर्थन करने के लिए LIC के साथ में साझेदारी की है? देखिए बच्चे LIC के द्वारा क्या किया जा रहा है, अपनी जो इनका पूरा सिस्टम है, चाहे वो आपका कस्टमर सिस्टम हो, चाहे वो अपना बिजनेस मैनेजमेंट हो, इस चीज़ को इन्हांस करने के लिए, इस चीज़ को अपडेट करने के लिए क्या किया जा रहा है, एक प्रोग्राम, एक इन्हेंसमेंट प्रोग्राम जो है आपका ये चला रहे हैं, इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया था, इसका नाम है डाइव। अब डाइव जो इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया है उसमें जो है एक बहुत बड़ी कंपनी इनकी हेल्प करने वाली है। कौन सी कंपनी है जो कि LIC को और ज़्यादा अपडेटेड बनाएगी, टेक्निकल फ्रेंडली बनाएगी? कौन सी कंपनी है ये है आपका इन्फोसिस। तो बेसिकली क्या है कि LIC ने इन्फोसिस को चुना है अपने आप को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है, अपनी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। अगला है द लर्निंग ट्रैप, हाउ बायजूस टुक इंडियन एडटेक फॉर अ राइड। ये किताब जो है बच्चे इसे मिला है पुरस्कार, ठीक है, इसे जो है आपका बिजनेस अवार्ड मिला है, बेस्ट बिजनेस अवार्ड मिला है। तो आपको ये याद रखना है कि किसके द्वारा लिखी गई है। ये मैंने आपको कहा था किताब का नाम याद रखिएगा, इसे अवार्ड मिला है ये भी याद रखिएगा, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? मिस्टर प्रदीप के साहा के द्वारा लिखी गई है। तो किताब का नाम है द लर्निंग ट्रैप, हाउ बायजूस टुक इंडियन एडटेक फॉर अ राइड। तो प्रदीप के साहा के द्वारा इसे लिखा गया है। कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से तूफान बोरिस से प्रभावित हुआ है? ये स्टॉर्म है बोरिस नाम का, और ये कहाँ पर आया है? ये मैंने आपको बताया था बच्चे कि कहाँ पे इसने हिट किया है, तो ये है आपका यूरोप में, ठीक है, मध्य और पूर्वी यूरोप को इसने हिट किया है। अभी जो है बरसात का सीज़न जो है अधिकतर जो अभी हमारा कॉन्टिनेंट है यहाँ पे जो है आपका ख़त्म हुआ है ना, लेकिन हर कॉन्टिनेंट बच्चे आपका सेम सीज़न नहीं होता है, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। कहीं पे दिन है, कहीं पे रात है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे सर्दी है, पृथ्वी है ना, तो उसके घूर्णन के अकॉर्डिंग, उसके रोटेशन रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है मौसम बदलते हैं, दिन और रात होते हैं। तो इसी कारण जो है कहीं पे आपको सूखा दिखाई दे रहा है, कहीं पे जो है आपको बारिश दिखाई दे रही है। तो बारिश में अभी क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमने पिछले हफ्ते पढ़े हैं, जहाँ पे हमने तूफान के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने टाइफून के बारे में पढ़ा। तो बच्चे इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग क्या हो जाए, बोरिस को बता दें कि आया था आपका जापान में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। हमने यागी पढ़ा, हमने बोरिस पढ़ा, तो ये याद रखना है बस कि कहाँ पे हिट किया था इसने, ठीक है। तो जो स्टॉर्म बोरिस है ना, ये जो है आपका कहाँ पे आया है? यूरोप में आया है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम सेम न्यूज़ पढ़ते हैं और वही जो है हमारे दिमाग में छप जाता है। अब मान लीजिए कि आपने बोरिस नहीं पढ़ा होता, ठीक है, आपने यागी पढ़ा है कि यागी जो है आपका जापान और एशियन कंट्रीज़ को उसने हिट किया है टाइफून ने। अब यही आपका एग्जाम में आ जाए कि स्टॉर्म जो बोरिस है वो कहाँ पे आया है, तो यागी पढ़ा है जापान में, तो उसे कर सकते हैं आपकी एशिया में आया था, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जब सेम प्रकार की न्यूज़ पढ़ें तो उनमें जो है डिफ्रेंशिएशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये डिफरेंस हो दोनों में, ठीक है। तो स्टॉर्म बोरिस जो है आपका यूरोप में आया है, ना कि वो एशिया में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पर आया है, ये यूरोप में आया है। अगला है नई दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? कौन बनी है नई दिल्ली के मुख्यमंत्री, नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री? इनका नाम है बच्चे आपका आतिशी मार्लिना सिंह, पूरा नाम याद रखिएगा। अभी तक तो हम जो है आतिशी नाम से जो है इन्हें जानते थे जब तक दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर थी हैं, ठीक है, लेकिन अभी बच्चे दिल्ली की बन गई CM। अब इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो अभी आपको याद रखना है आतिशी मार्लिना सिंह। आपको पूछा जाएगा कि आतिशी जो है ये दिल्ली की कौन से नंबर की महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो आपका सुषमा स्वराज यहाँ पे महिला मुख्यमंत्री थी, उसके बाद में दूसरे नंबर पे शीला दीक्षित थी, और तीसरे नंबर पे जो है आतिशी बनी है। और ये चीज़ देखिए कि तीनों ही जो महिलाएं हैं ये अलग अलग पार्टियों से हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है आपका BJP, उसके बाद में आपका कांग्रेस, और अब जो है वर्तमान में आप। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश को हरा करके एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीता है? देखिए इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन
कभी एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए ना, तो इस पे जो है आप लोग क्लेम कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखना चाहिए कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी किस चीज़ का, ये है आपका हॉकी। ठीक है, हॉकी का बच्चे अभी आपका एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, चाइना में हुआ था, और चाइना को फाइनल में हरा करके इंडिया ने इसे जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, चाइना को फाइनल में हरा करके जो है इंडिया ने इसे जीता है। कहाँ पे हुआ था ये? चाइना में हुआ था। अगला है, नाविका सागर परिक्रमा सेकंड अभियान का नेतृत्व करने वाले भारतीय नौसेना अधिकारी कौन है? देखिए, नाविक सागर या फिर नाविका सागर बेसिकली क्या है बच्चे? सागर परिक्रमा है। इससे क्या किया जाएगा? एक पानी के जहाज से पूरी दुनिया की परिक्रमा की जाएगी। ठीक है, अब ऐसा तो पहली बार नहीं हो रहा होगा, है ना, क्योंकि अभी जो है बहुत एडवांस हो चुका है। जब सबसे पहले जो है आपका बहुत सालों पहले 1400 समथिंग में जो है आपका दुनिया का पहला चक्कर लगाया जा चुका है पूरे पानी से। ठीक है, पानी वाले रास्ते से। लेकिन अभी जो है नाविका सागर परिक्रमा सेकंड, इसकी खासियत क्या है कि इसमें जो है सारी की सारी जो क्रू हैं, इसमें जो नौसेना अधिकारी हैं, ये सारी की सारी वुमेन्स हैं बच्चे। ठीक है, सारी की सारी महिलाएं हैं, और ये जो है पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए जो है इस ऑपरेशन में, इस नाविक सागर परिक्रमा अभियान में जो है स्टार्ट इन्होंने किया है। ठीक है, तो इस पूरे अभियान को, इस पूरे एक्सपीडिशन को लीड कौन कर रहा है? इसे लीड कर रही हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। ठीक है, ये थोड़ा सा दोनों का ही नाम आपको याद रखना है कि कौन कौन जो है इसे लीड कर रहा है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, ये दोनों ही महिलाएं जो है, दोनों ही जो है नेवल ऑफिसर है इंडियन नेवी की, वो इसे लीड कर रही हैं। DPIIT के द्वारा शुरू की गई भास्कर पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? DPIIT ये किस चीज़ का बच्चे वो है? किस चीज़ का ये आपका डिपार्टमेंट है? ये है आपका पेंशन का। ठीक है, ये किस चीज़ का है? आपका पेंशन का है। तो बेसिकली ये जो भास्कर प्रोग्राम है, भास्कर इनिशिएटिव है, इसका संबंध किस चीज़ से है? भास्कर इनिशिएटिव ये किस चीज़ से रिलेटेड है? भास्कर पहल ये आपका किस चीज़ से रिलेटेड है बच्चे? ये है आपका स्टार्टअप। ठीक है, स्टार्टअप से रिलेटेड है। स्टार्टअप सहयोग के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, कोऑपरेशन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है आपका बनाया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भास्कर इनिशिएटिव है, बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं और जो आपके स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उन दोनों को मिलाने के लिए जो है आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जिसे इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट कर सकता है, जिसे स्टार्टअप खोलना है उसे पैसे चाहिए, वो जो है इन्वेस्टर्स तक अपनी पहुंच बना सकता है। ठीक है, तो दोनों को ही जो है आपका एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने के लिए, बेसिकली भारत में स्टार्टअप को इन्हेंस करने के लिए, इसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इसे बनाया है। अगला है, टाइफून यागी से प्रभावित दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये देखिए, मैंने जैसे अभी आपको कहा कि बोरिस पढ़ रहे हैं आप, यागी पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन से क्षेत्र में कौन सा तूफान आया है। तो टाइफून यागी बच्चे, इसने कौन से क्षेत्र को प्रभावित किया था? ये आया था आपका जापान में, जो यहाँ पे चाइना सी है वहाँ पे आया था। और इसके लिए जो भारतीय सरकार ने ऑपरेशन चलाया था, ये चलाया था इन्होंने सद्भाव, ऑपरेशन सद्भाव को जो है आपको चलाया गया था भारत सरकार ने। जो ऑपरेशन जो टाइफून यागी था, टाइफून यागी से जो प्रभावित कंट्रीज थी उन्हें हेल्प करने के लिए। अगला है, कौन सा तूफान संघाई में आया जो कि 1949 में आई तूफान ग्लोरिया के बाद शहर में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान बन गया है? संघाई। संघाई कहाँ पे है? ये आपका है चाइना में। ठीक है, चाइना में जो है आपका एक पोर्ट सिटी है संघाई, और ये कौन से सागर से घिरा हुआ है? ये है आपका फिलीपींस। ठीक है, फिलीपीन सागर से जो है आपका घिरा हुआ है। तो इस सागर में बेसिकली आपका टाइफून आया है। इसका नाम आपको याद रखना है, याद रखिएगा, ये है आपका टाइफून बेबिन का। ठीक है, टाइफून बेबिन का 1949 के बाद चाइना को हिट किया। ठीक है, चाइना को हिट करने वाला दूसरा सबसे ताकतवर क्या था? ये सबसे ताकतवर तूफान था। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो और री इन्वेस्ट नाम से 2024 के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये इस बार हुआ है आपका गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इसे इनोग्रेट किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, भारत के बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इस बार की ओलंपिक मेडल विनर, इनका नाम है मनु भाकर। खेल कौन सा है इनका? शूटिंग। ठीक है, तो बच्चे शूटिंग में जो है
सिल्वर मेडल दिलाने वाली भारत को, और बल्कि शूटिंग में जो है पहली महिला बनी है जिन्होंने कि सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। इन्हें ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है भारत के बंदरगाह और जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय का। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम निगम यानी कि नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है आपका उड़ीसा में है, और इसके अध्यक्ष के रूप में या प्रबंध निदेशक के रूप में एक नए व्यक्ति को जो है चुना गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह है जिन्हें कि नालको बच्चे किसके लिए काम करता है, ये आपका एल्यूमिनियम का पीएसयू है। ठीक है, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जैसे आपका सेल है ना बच्चे स्टील के लिए, उसी तरीके से जो है आपका ये एल्यूमिनियम के लिए है। तो इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर हेड के रूप में चुना गया है ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को। एलसीए तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट जो कि एलसीए तेजस उड़ाएंगी। क्या नाम है इनका? इनका नाम मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए। इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तीसरा विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजित कहाँ पे किया जा रहा है? थर्ड वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। ये क्या है? एक प्रकार का सेमिनार है। ठीक है, और ये जो है आपका इंडिया में होगा, ऑब्वियस सी बात है। इंडिया में कहाँ पे होगा ये? इंडिया में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इंडिया में आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नाम है आपका वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ों रुपए आवंटित किए हैं? चंद्रयान 4 मिशन के लिए भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी देने का मतलब है कि हम आपको पैसा देते हैं, आप जो है काम शुरू करिए, है ना। तो इसरो जो है अभी बच्चे आपका चंद्रयान 4 के लिए काम करेगा। बेसिकली चंद्रयान 4 का उद्देश्य क्या होगा कि ये मून पे जाएगा, चांद पे जाएगा, वहाँ की धरती पे जो भी मटीरियल पड़ा होगा उसको जो है आपका उठा करके यहाँ लाएगा। ठीक है, चाहे वो आपका सॉइल है, चाहे वो आपका रॉक्स है। ठीक है, तो वहाँ से जो है आपका यहाँ लेकर के आना है। तो इसके लिए भारत सरकार ने अभी कितने रुपए इनिशियली दिए हैं? ये है आपका लगभग 2100 करोड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एग्जैक्ट अकाउंट विच एग्जैक्ट जो रुपया है आपका वो है आपका 2104 करोड़ रुपीस। ठीक है, और ये आपका दिया गया है किसके लिए? चंद्रयान 4 मिशन के लिए। अगला है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी, हेडक्वार्टर जो है इसका नई दिल्ली में है, और इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है मिस्टर अनुराग गर्ग। ठीक है, अपॉइंटमेंट हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी है, अनुराग गर्ग। अगला है, हाल ही में अमेजन इंडिया ने किसे अपना नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? यानी कि भारत के लिए अमेजन इंडिया ने भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया है? इनका नाम है समीर कुमार, मिस्टर समीर कुमार। अगला है, भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18वीं फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बन गई है? देखिए सेम क्वेश्चन है और आपको दूसरे तरीके से पूछ लिया है। अभी हमने मोहना सिंह के ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो तेजस के लिए जो आपका तेजस के लिए जो स्क्वाड्रन बनाया गया है, तेजस को उड़ाने के लिए जो स्क्वाड्रन बनाया गया है, उस स्क्वाड्रन में जो पहली महिला पायलट थी वो एंट्री हुई थी मोहना सिंह। ठीक है, तो अब बच्चे जो तेजस के लिए स्क्वाड्रन बना है ना, उसे कहा जाता है आपका फ्लाइंग बुलेट्स। ठीक है, 18वीं फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन नाम है इसका, और इसमें शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह बनी है। तो दोनों ही तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, तेजस के नाम पे भी पूछा जा सकता है या फिर डायरेक्ट स्क्वाड्रन का नाम आपको लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको दोनों ही केसेस में आंसर याद रखना है मोहना सिंह। एनपीएस वात्सल्य योजना, एनपीएस क्या है आपका? नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, अब उसी तरीके से नेशनल पेंशन स्कीम को खोल दिया गया है बच्चों के लिए। ठीक है, किसके लिए खोला गया है? बच्चों के लिए। हालांकि बच्चे सिर्फ आपके लाभार्थी होंगे, बेनिफिशियरीज होंगे, इन अकाउंट्स पे कंट्रोल होगा बच्चों के पेरेंट्स का। तो बच्चों के पेरेंट्स के लिए 18 साल तक उनके नाम पे रुपए जमा करके ताकि उनको पेंशन मिल सके, उसके लिए जो है आपकी स्कीम है। निर्मला सीतारमण जो कि हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अच्छा यही तो पूछा है कि किसके द्वारा लॉन्च किया है, तो बच्चे ये याद रखिएगा एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है? आपकी एक पेंशन स्कीम है, बच्चों के लिए पेंशन स्कीम है। इसमें जो मिनिमम अकाउंट है वो है आपका 1000 से जो है किसी का भी अकाउंट शुरू हो सकता है, और निर्मला सीतारमण यानी कि हमारे वित्त मंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना शुरू की है? बेसिकली सुभद्रा योजना क्या है? ये है आपका महिलाओं से रिलेटेड, वुमेन्स को आपका एक साल में
10,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है, और ये जो है 5 साल तक दिए जाएंगे। तो बेसिकली आपको स्टेट का नाम याद रखना है, स्कीम का नाम याद रखना है, जो लाभ दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो लाभ आपको याद रखना है, ठीक है। तो उड़ीसा में ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है बच्चे? उड़ीसा में। सुभद्रा योजना कहाँ पे लॉन्च हुई है? उड़ीसा में लॉन्च हुई है। टॉपगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? टॉपगन कप जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? ये शूटिंग से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और इसमें बच्चे गोल्ड मेडल जीतने वाले जो भारतीय खिलाड़ी हैं, इनका नाम क्या है? मिस्टर अनमोल जैन, ठीक है। अनमोल जैन के द्वारा यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता गया है। इनकी जो इवेंट है, क्योंकि शूटिंग में अगर आप लोग देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की शूटिंग होती है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इवेंट कौन सा था इनका? 10 मीटर का एयर पिस्टल इवेंट, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल। अगला है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एसएसबी के जो नए महानिदेशक बने हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर अमृत मोहन प्रसाद नाम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर यूपी का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनकर के उभरा है? यूपी में अभी तक जो है इस शहर के प्रचलित होने से पहले, इस शहर के पॉपुलर होने से पहले सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते थे, चाहे वो आपका यूपी के ही टूरिस्ट हो, चाहे वो आपका बाहर के टूरिस्ट हो, सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते थे वो आते थे आपके वाराणसी में। लेकिन वाराणसी को पीछे छोड़ दिया है अयोध्या ने, ठीक है। तो पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देख करके अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र कौन सा शहर बनकर के उभरा है? अयोध्या। अगला है, विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चे। विश्व ओजोन दिवस जो है आपका ये 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार की जो ओजोन डे रही, इसकी थीम आपको पूछी जा सकती है, तो इसका थीम था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन जो है इसका थीम था इस बार। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका स्टैटिक जीके में प्रश्न बनता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ओजोन के संरक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। ओजोन के संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं, उसको लेकर के जो है आपका क्या है, ये प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 32 ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटालों के मामले को जांच करने के लिए सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? ये खबर अगर आप लोग थोड़ा सा मार्केट से रिलेटेड है ना बच्चे, मार्केट से, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा अपनी रुचि रखते हैं, तो ये आप लोगों ने सुन ली होगी अभी तक ये न्यूज़। ये क्या हुआ है बेसिकली, एक स्टेट है हमारा असम, यहाँ पे बच्चे अभी कुछ दिन पहले जो है आपका इन्वेस्टर्स के द्वारा जो है कंप्लेन की गई। पहले एक व्यक्ति की कंप्लेन की कि पैसा लेके भाग गया, उसके बाद में ऐसे ही जो है अलग अलग इन्वेस्टर्स ने अलग अलग व्यक्तियों की कंप्लेन की कि उनका पैसा जो है वो वापस नहीं दिया गया, जिस व्यक्ति ने लिया था वो भाग गया है लेकर के, ठीक है। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो है आपकी न्यूज़ थी। अभी तक जो है टोटल कितनी है? 32। अभी तक जो है आपके 32 ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले की जो पुष्टि हुई है कि इसी की जो असम सरकार ने की है। और बच्चे जब ये केसेस लगातार बढ़ने लगे तो इन पर प्रेशर बढ़ने लगा। उसके बाद असम सरकार ने जो है केस किसे दे दिया है? सीबीआई को दे दिया है, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये केस अभी दे दिया गया है। फिलहाल देखें कि इसमें बहुत सारी गिरफ्तारी है, अभी तो 60 से ज़्यादा लोग जो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मेन एक्यूज इसमें अभी नहीं मिला है। क्या एक्चुअल में हुआ था, क्या एक्चुअल में जो है आपकी ये धांधली हुई थी, उसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। होगा तो मैं आपको बता दूंगी। अगला है, इंडस एक्स जो है एक एक्सरसाइज है, इसमें 2 देश हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूछा हुआ है कि इसका जो तीसरा शिखर सम्मेलन का संस्करण अच्छा कहाँ पे हुआ है? ये जो आपका इंडस एक्स है बच्चे, ये इस बार कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका कैलिफोर्निया में, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश हिस्सा लेते हैं? इसमें आपका इंडिया हिस्सा लेता है और इसमें आपका जो है यूएसए हिस्सा लेता है, ठीक है। तो यूएसए की कैलिफोर्निया में 2024 का इंडस एक्स ये जो आपका समिट है ये आपका हुआ है। अगला है, WHO ने किस महाद्वीप में वयस्कों के लिए पहली एम्पॉक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? देखिए सेम प्रश्न है आपका, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया है कि कौन से महाद्वीप में एडल्ट के लिए, ठीक है, किसके लिए? एडल्ट के लिए ये जो है आपकी मंजूरी दे दी गई है एम्पॉक्स की वैक्सीन को। और ये महाद्वीप कौन सा है बच्चे? जहाँ पे एम्पॉक्स का सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, मेगा हब के बीच दिल्ली हवाई अड्डे की वैश्विक रैंकिंग क्या है? व्हाट इज द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट अमंग मेगा हब?
अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं बच्चे क्या चीज़ है ये रिपोर्ट जो है क्या बताती है, किस चीज़ के बारे में बताती है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट OAG's मेगा हब 2024 रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई है मेगा हब 2024 नाम से, द मेजर मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट ऑफ इंडिया आर पोइज्ड फॉर अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन देयर स्टेटस एज अ ग्लोबल मेगा हब्स। ठीक है, अभी जो है हाल ही में जो दिल्ली के एयरपोर्ट्स हैं उन्होंने क्या किया है, अपने आप को एक ग्लोबल मेगा हब के रूप में आपका स्थापित किया है। दिल्ली एयरपोर्ट has risen to 24th positive position while Mumbai airport now stand at 44th। तो बेसिकली भारत की तरफ से जो सबसे अच्छे स्थान पे है, जिसने सबसे अच्छी जो है ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, वो आपका एयरपोर्ट कौन सा है, IGA वाला है। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है नई दिल्ली का, वो 24th नंबर पे आया है। ठीक है, और भारत की तरफ से बच्चे आपका पहले नंबर पे है, और दुनिया की रैंकिंग में जो है आपका ये 24वें स्थान पे है। सड़क यात्रा बुकिंग को आसान बनाने के लिए किस कंपनी ने जूम कार के साथ में साझेदारी की है। जूम कार कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस कंपनी के साथ में एग्रीमेंट किया गया है इनमें से किसी एक कंपनी के द्वारा, और बेसिकली ये जो दोनों कंपनियां हैं, इन दोनों ने एग्रीमेंट किस चीज़ को लेकर के किया है, जो बच्चे हम ट्रैवलिंग के लिए ऑनलाइन बुकिंग करते हैं ना, उसको लेकर के किया है। तो ये कंपनी है आपका मैपल्स। ठीक है, याद रखिएगा, जूम कार के साथ में मैपल्स ने एग्रीमेंट किया है। किस संगठन ने लाइट टैंक जोरावर के पहले चरण के प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। तो ये जोरावर किसने बनाया हुआ है बच्चे, पहले तो ये याद रखना है जोरावर है क्या। ये जोरावर जो है आपका क्या है, ये है आपका एक लाइट वेट टैंक। ठीक है, इंडियन आर्मी के लिए इसे डेवलप किया गया है, और किसने बनाया है इसे, DRDO ने बनाया है। ठीक है, अगला है ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ब्रिक्स का साहित्य मंच यहाँ पे इंडिया के द्वारा भी हिस्सा लिया गया है, और ये बच्चे इस बार हुआ है आपका रसिया में। ठीक है, रसिया में हुआ है। किस देश का जहाज BRP टेरेसा मेघबानुआ हाल ही में दक्षिण चीन सागर में विवादित सबीना शॉल से रवाना हुआ है। वियतनाम है, फिलीपींस है, जापान है, या फिर चाइना है। थोड़ा सा इसे याद रखिएगा, यहाँ पे आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये जो एक टेरिटरी है, इसका नाम है आपका सबीना शॉल। ठीक है, सबीना शॉल एक टेरिटरी है, ये कौन से सागर में है पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपका दक्षिण चीन सागर में। कौन से दो देशों के बीच में आपका विवाद है, कौन से दो देशों के बीच में आपका डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इसमें आपका फिलीपींस आता है, इसमें आपका चाइना आता है। ठीक है, फिलीपींस आता है और चाइना आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं बच्चे, देखिए ये आपका है साउथ चाइना सी। ठीक है, ये आपका साउथ चाइना सी है, और साउथ चाइना सी में जो आपका ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका जो है स्पार्टल्स आइलैंड है। यहाँ पे बहुत सारे जो है आपके छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका शबीना शॉल भी है, सेकंड थॉमस शॉल है यहाँ पे आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है स्कारब्रो शॉल है। ठीक है, तो ये जो आपके छोटे छोटे आइलैंड हैं, बेसिकली ये जो है आपका हमेशा डिस्प्यूट में रहता है, किस पे कंट्रोल किसका है। ठीक है, चाइना जो है अपना वो बताता है इसमें। ठीक है, और चाइना दूसरा जो है आपका फिलीपींस है, दोनों के बीच में जो है इसमें क्या है आपका विवाद है। ठीक है, तो अभी जो है आपका फिलीपींस का, इसका आंसर है बच्चे आपका फिलीपींस का। अभी क्या हुआ है, फिलीपींस का एक जहाज जिसका नाम है BRP टेरेसा मेघबानुआ। ठीक है, ये हाल ही में जो है आपका सबीना शॉल से रवाना हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है बच्चे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन कम से कम ये पता हो कि कहाँ पे क्या चल रहा है आपका। ठीक है, तो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में जो है आपका ये जो आप लोग देख रहे हैं ना स्पार्टल्स, ये पूरा का पूरा जो है आइलैंड, ये जो आर्किपेलागो है, ये बहुत ज़्यादा जो है आपका विवाद में रहता है, डिस्प्यूट में रहता है। और किस किस के बीच में रहता है, ये रहता है आपका चाइना और फिलीपींस के बीच में। ठीक है, बाकी भी जो आपका साउथ चाइना सी में जो आपके देश है ना, उनके बीच में भी। ठीक है, तो यहाँ पे किसका कंट्रोल है, किसका कंट्रोल कितना % होगा, किसका नहीं होगा, बेसिकली चाइना जो है ना इसे एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो आपका ये शब्द है सबीना शॉल, इसे याद रखिएगा कि ये है कहाँ पे, और न्यूज़ जो है आपका ये जहाज फिलीपींस का था जो कि यहाँ से रवाना हुआ है। शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने किस टीम को हरा करके महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष शतरंज टीम को, शतरंज टीम ने किस टीम को हरा करके यहाँ पे आपका जीता है। तो पहले तो ये याद रखना कि यहाँ पे इंडिया जीता है। ठीक है, और इंडिया ने किसे हराया था, अजरबैजान को हराया था। ठीक है, अजरबैजान को हराया था शतरंज ओलंपियाड में। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य 2 लाख करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है। लगभग 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, एक सेमीकंडक्टर पार्क बनाने के लिए। तो ये न्यूज़ आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है, यूपी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है।
किस भारतीय राज्य में इस वर्ष निपाह वायरस संक्रमण की पहली पुष्टि हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक 24 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। मतलब निपाह वायरस जो है भारत में सबसे पहले कहाँ पे मिला था, ये आपका केरला। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे मिला था, ये मिला था आपका केरला में। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। निपाह वायरस की अगर हम बात करें बच्चे, तो ये जो है आपका चमगादड़ से आया हुआ वायरस बताया जाता है। एक जूनोटिक डिजीज़ है, मतलब कि जानवर से इंसान के शरीर में आया हुआ डिजीज़ है। ठीक है, इसे जो है आपका निव यानी कि निपाह का शॉर्टकट कर देते हैं, निव कहते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई कहाँ पे किया गया था, मलेशिया में। मलेशिया में बच्चे आपका एक गांव था निपाह के नाम से ना, उसी के नाम पे है आपका। और ये जो है आपका कहाँ पे मिलता है, मतलब नेचुरली ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा फ्रूट बैट में। ठीक है, फ्रूट बैट जो होते हैं उनमें जो है आपका सबसे पहले मिला था। तो उन्हीं से जो है आपका ये इंसानों में आया, और अब धीरे धीरे जो है आपका ये मलेशिया के बाद में जो है आपका इंडिया पहुंचा है। इंडिया में सबसे पहला केस मिला था आपका केरला में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है? ठीक है, करता है, मतलब करता है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे न्यूज़ देखिएगा कि क्या है। हमने अभी एक प्रश्न करा, इससे पहले मैंने आपको बताया कि अभी 6 महीने का अगर हम डेटा देखें तो पहले सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आते थे वो आते थे वाराणसी में। ठीक है, लेकिन अभी जो है आपका इस बार ये रिकॉर्ड जो है तोड़ा है, और किसने तोड़ा है, अयोध्या ने तोड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि विच सिटी इन यूपी अट्रैक्ट्स द मोस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आते हैं ये, तो बच्चे अभी भी इसका आंसर क्या होगा आपका, आगरा होगा। जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है ना, वो आज भी जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, वो जो है आज भी यूपी अगर आ रहे हैं, अगर 100 लोग यूपी आ रहे हैं तो उसमें से जो है आपका मतलब 90 लोग आप सोचिए कि वो आपका सिर्फ ताजमहल को देखने आते हैं, आगरा को देखने आते हैं। ठीक है, तो आगरा जो है यहाँ पे आपका इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट है। बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ये आपको याद रखना है बच्चे, बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है, और ये जीता है अनमोल खर्ब ने। ठीक है, अनमोल खर्ब के द्वारा इसे जीता गया है। कौन सा बैंक अपनी परिवर्तन इनिशिएटिव के तहत 2025 तक 5 लाख सीमांत किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रख रहा है? और इसके लिए इन्होंने जो है एक इनिशिएटिव निकाला है, इसका नाम है परिवर्तन इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये है आपका HDFC बैंक। बेसिकली HDFC बैंक के द्वारा जो है आपका किसानों के लिए, ठीक है, किसके लिए है, किसानों के लिए जो है आपका एक इनिशिएटिव लाया गया है, और इन्होंने उद्देश्य रखा है कि 2025 तक जो किसानों की वो है किसानों की जो इनकम है उसे क्या करना है, उसे बढ़ाना है। ठीक है, तो परिवर्तन इनिशिएटिव है। ठीक है, मतलब सेविंग्स की तरीके से, जैसे सेविंग्स की वो होती है ना बच्चे, स्कीम होती है। ठीक है, वो है, सेविंग्स भी होगी इसमें। बाकी जो है जो किसान लोन लेकर के कुछ करना चाहते हैं उनको जो है कम इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपके इनिशिएटिव है, बस याद रखिएगा परिवर्तन इनिशिएटिव किसका है और किसके लिए। ये आपका फार्मर्स के लिए है, और फार्मर्स की जो इनकम है उसे जो है ये एम कर रहा है। ठीक है, तो HDFC बैंक की ये आपकी स्कीम है। चलिए, तो ये जो है आज का सेशन रहा यहीं पे, और जितने नए क्वेश्चन आपने देखे हैं वो आपको याद करने हैं। जो पुराने क्वेश्चन आप लोगों ने देखे वो तो अच्छे से आपका रिवाइज हो गया होगा, है ना। तो बच्चे तूफानों में कंफ्यूज मत करिएगा, हम हमेशा तूफान नहीं पढ़ते हैं। जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न करने वाली जो चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं लगातार हर हफ्ते आ ही जाती है 2-3 खबरें, वो है आपका अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट तो होते ही हैं सही। बाकी जो है नाम याद करने में बड़ी दिक्कत होती है ना, बाकी चीज़ें तो थोड़ी सी हट के होती हैं, अलग होती हैं, वो हमें याद हो जाती हैं, लेकिन नाम नहीं होते हैं। तो उसे जो है आप कोशिश करिएगा कि जो एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी एक तरफ रहे। जैसे कि डिफेंस रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हम पैरामिलिट्री फोर्सेस पढ़ते हैं, SSB का बन गया आपका, BSF का बन गया, कभी जो है आपका नेवी या फिर एयरफोर्स, इस तरीके की चीज़ें हैं ना। तो फोर्सेस जो है आपकी एक तरफ हो गई, उनका अगर कोई प्रमुख चेंज हो रहा है तो वो आपको अपडेटेड होना चाहिए। जो आपके PSU हैं वो आपकी एक तरफ हो गई, उनके जो प्रमुख हैं वो आपके वहीं पे होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब स्टैटिक का अलग और आपका करंट अफेयर का अलग करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अपॉइंटमेंट में जो है आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चे। ठीक है, एक ही पेज रखिए, एक ही जगह जो है सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लिख दीजिए जिन्हें हम आमतौर पे बहुत रेगुलरली पढ़ते हैं। कि जैसे अब अभी हमने NCB का पढ़ा कि नारकोटिक्स ब्यूरो जो है आपका NCB है। ठीक है, उसका पढ़ा हमने कि यहाँ पे जो है आपका प्रमुख किसे बनाया गया है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलग बना दी है, जो PSUs हैं उन्हें आपका अलग बनाना है, जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है
उन्हें आपको अलग बनाना है। तो सेपरेट सेपरेट रखिएगा और जैसे करंट अफेयर पढ़ते हैं उसके साथ में उसे अपडेट कर देना है। उस करंट अफेयर्स को कहीं पे भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका डेटा भी मैनेज रहेगा वहाँ पे और चीज़ों में उलझने थोड़ी सी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से बच्चे आप अपनी उलझनों को कम कर सकते हैं वो आपका तरीका है, अपना अपना तरीका होता है सभी का। बस मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए ये नहीं होना चाहिए कि कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं हम नहीं पढ़ेंगे, इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। आएंगे बच्चे, जब आरआरबी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ना, वहाँ पे जो आपका अपॉइंटमेंट आती है वहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आती हैं। बेसिकली उन्होंने जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है वो है आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ किसी भी चीज़ में हो सकती है। कोई किसी की नियुक्ति कहीं पे हुई है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी को कोई पुरस्कार मिला है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का देहांत हुआ है तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फेमस पर्सनैलिटीज़, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो है आपकी पूछी जाती हैं, इसीलिए हर नज़रिए से जो है हमें उसे तैयार करना है, ठीक है। चलिए फिर बाकी मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके भीतर आरआरबी के लिए जो है आपका बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है, एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर सोमवार को नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।